हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो तैयारी चल रही है। ठीक है, फिजिक्स का हमने एक टॉपिक पढ़ा था लास्ट क्लास में, दैट इज योर बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ चार्जेस। तो हम जल्दी से आगे चलते हैं। दैट इज द नेक्स्ट कंसेप्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। हमने ये तो पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस। अब वो जो चार्जेस हैं, क्या अपने आप फ्लो करेंगे? नो, है ना। तो कुछ तो एनर्जी चाहिए जिससे चार्जेस फ्लो करना शुरू करें। ठीक है, जैसे पानी है। पानी अगर एक ही लेवल पे है तो थोड़ी ना कहीं पे वो फ्लो करेगा, इट विल रिमेन एट वन लेवल। ठीक है, तो वाटर को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए, आपके एनसीईआरटी में भी लिखा है, वाटर को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए, देयर इज सर्टेन लेवल डिफरेंस विच इज रिक्वायर्ड, देन ओनली वाटर विल फ्लो। है ना, तभी तो वाटर फ्लो करेगा जब एक लेवल डिफरेंस होगा, एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाएगा। ग्रेविटी की वजह से या प्रेशर डिफरेंस की वजह से एक वाटर टैंक यहाँ पे है, तभी वो उस पाइपलाइन के थ्रू जाएगा और दूसरे एंड पे पहुंच पाएगा। तो वो डिफरेंस क्रिएट करना जरूरी है फॉर फ्लो ऑफ एनीथिंग, है ना। तो इन द सेम वे जो चार्जेस हैं बेटा, उन्हें फ्लो करने के लिए भी कुछ डिफरेंस चाहिए, जिसको हम इलेक्ट्रिक डिफरेंस या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक प्रेशर या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं, जिससे कि चार्जेस क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। समझ रहे हो बात? ये सिंपल बात है कि पानी को फ्लो करने के लिए एक डिफरेंस चाहिए, इसमें प्रेशर में, ठीक है, हाइट में, लेवल में, ताकि पानी क्या करे, फ्लो करे। अब चार्जेस कैसे फ्लो करते हैं, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। चार्जेस फ्लो कब करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी, और ये इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होगी वो क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा, करंट। तो चार्जेस फ्लो करेंगे कब, जब कुछ डिफरेंस होगा दो टर्मिनल्स में। ठीक है, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट अपने आप नहीं होगी, उसके लिए क्या क्रिएट करना पड़ेगा, एक पोटेंशियल, है ना, एक एनर्जी क्रिएट करनी पड़ेगी, जिससे कि चार्जेस क्या कर सके, फ्लो कर सके। ठीक है, तो वो पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल इज जस्ट, आगे डेफिनेशन पढ़ेंगे, पोटेंशियल इज टाइप ऑफ वर्क डन विच इज रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज, है ना। पोटेंशियल इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ वर्क डन। क्या है बेटा, ये वर्क डन है। कितना वर्क डन है, टू मूव अ चार्ज, ऐसा काम जिससे चार्ज मूव करे, उसको हम क्या कह रहे हैं, पोटेंशियल। ठीक है, समझ आ गई बात। वही डिफरेंस क्रिएट करने को क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कैसा होगा, हमें कहाँ चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, ऑब्वियसली करंट प्रोड्यूस करने के लिए। तो उसके लिए क्या बना हुआ है फिजिक्स में, यस, सर्किट, राइट। तो सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कौन प्रोड्यूस करेगा, सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करेगा बैटरी। बैटरी आपको पता है किस चीज की बनी होती है, सेल्स की। और सेल में क्या रहता है, ऐसी चीज क्या रहता है, केमिकल्स। ठीक है, आई एम रिपीटिंग, क्या हुआ, चार्जेस को फ्लो करने के लिए एक प्रेशर डिफरेंस चाहिए। उस प्रेशर डिफरेंस को हम फिजिक्स में पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हैं। है क्या पोटेंशियल डिफरेंस, कि ऐसा काम करना, वर्क डन होना, जिससे कि चार्ज मूव कर सके फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ताकि क्या हो सके, करंट प्रोड्यूस हो सके। अब वो करंट, चार्जेस की मूवमेंट, पोटेंशियल कैसे क्रिएट होगा सर्किट में, विद द हेल्प ऑफ बैटरी। बैटरी में हमें क्या पता है, क्या है, सेल्स हैं। सेल में क्या प्रेजेंट है, केमिकल्स प्रेजेंट है, जो इन चार्जेस को मोशन में लाने के लिए हेल्प करते हैं। तो जब जब हमें चार्जेस को मोशन में लाना है, जब जब हमें करंट प्रोड्यूस करना है, ये केमिकल्स क्या होते रहेंगे, यूटिलाइज होते रहेंगे। आप फर्स्ट पैराग्राफ पढ़िए एनसीईआरटी का, तो ये बिल्कुल ब्रीफ अप है उसी पैराग्राफ का, आपके एनसीईआरटी वाले का। तो एक बार ये समझने के बाद फिर आप गो थ्रू कीजिए, वो पैराग्राफ आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या कहा है एंड में, कि बैटरी में सेल है, बैटरी किस चीज की बनी हुई है, सेल्स की। सेल में पॉजिटिव नेगेटिव आप लोग देखते हैं, उसमें क्या प्रेजेंट है, केमिकल्स। ये केमिकल्स क्या करते हैं, यूटिलाइज होते हैं टू मूव दिस चार्जेस, राइट। सो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट हुआ इन केमिकल की वजह से, उसने क्या किया, चार्जेस को मोशन में ले आया, और चार्जेस जब मूव करने लग गए तो क्या प्रोड्यूस हो गया, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, समझ आ गई इतनी बात। तो वो फर्स्ट पैराग्राफ का ब्रीफ अप ये वाला चीज है। ठीक है, ओके। तो ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट चलते हैं, दैट इज बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। उसका डेफिनेशन हमने ये पढ़ लिया कि पोटेंशियल होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो वो क्यों चाहिए हमें, चार्जेस को फ्लो करने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने के लिए। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दैट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, है ना, यही बोल रहे थे, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने को क्या कह रहे हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस। वो हायर पोटेंशियल होगा एक पॉइंट,
और एक पॉइंट लोअर पोटेंशियल होगा, तभी ये पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट हुआ है जिसकी वजह से क्या कर पाएंगे, चार्जेस फ्लो कर पाएगा, इलेक्ट्रिक करंट मूव कर पाएगा। ठीक है, हमेशा एक बात याद रखना कि जो इलेक्ट्रॉन्स है बेटा वो तो मूव कर रहा है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, जिसको हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। कन्वेंशनल करंट क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि जब पहले टाइम पे जब डिस्कवर हुआ था चार्जेस का, तो तब इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स का पता नहीं था, तो उन्होंने कन्वेंशनली ये प्रपोज किया कि एक्चुअली करंट किसकी वजह से मूव हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो वो चलता आ रहा है कि जब भी हम डायरेक्शन दिखाते हैं बेटा सर्किट में, तो वो हम हमेशा कैसी डायरेक्शन दिखाते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की। याद रखना है आपको, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, है ना, जो भी डायरेक्शन दिखाते हैं। बट एक्चुअली कंडक्टर के अंदर क्या हो रहा है, दैट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स विल कम फ्रॉम नेगेटिव and it will move toward positive, and because of which current start flowing। conventional current की कोई डायरेक्शन पूछेगा तो क्या लिखोगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव, कि पुराने टाइम से चलता आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फोकस करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे। सो इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन, ऐसा वर्क डन करना विच हेल्प इन मूविंग द चार्ज। ठीक है, ऐसा काम करना जिससे हमारा चार्ज मूव हो जाए, तभी चार्ज मूव होगा, तभी क्या प्रोड्यूस होगा, तभी क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, करंट। तो इसका एक्सप्रेशन कैसे बन गया, V इज रिप्रेजेंटेड द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू W, दैट इज वर्क डन। ठीक है, W क्या है आपका, वर्क डन, और Q क्या है, वो हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था, Q क्या है, चार्ज। V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ठीक है बात, तो उसी को फॉर्मुलेशन में जो उसका डेफिनेशन है उसी को फॉर्मूले में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए यूनिट देख लेते हैं। सो जैसे करंट की यूनिट थी एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है आपकी वोल्ट, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट ऐसे बोला जाता है। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय वोल्ट, एंड W एनर्जी की यूनिट आपको पता है, 9th में भी आपने पढ़ा होगा, क्या होती है, जूल्स। चार्जेस की हम लोग पढ़ के हटे हैं, चार्जेस की क्या यूनिट है, कूलम। तो अगर इसको हमें रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ यूनिट, तो हाउ वी विल रिप्रेजेंट, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। ठीक है, समझ आ गई बात। तो वही डेफिनेशन भी पूछी जाती है, जैसे हमने 1 एम्पियर की डेफिनेशन पढ़ी थी, यहाँ पे 1 वोल्ट की डेफिनेशन पढ़ देंगे, सिर्फ 1 स्पेसिफाई कर देंगे। ठीक है, so 1 volt is defined as amount of 1 joule of work done to move a 1 coulomb of charge from one point to another। ठीक है, 1 लगा देना इसे डेफिनेशन के आगे। अगर आपको फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला से डेफिनेशन बना दो, डेफिनेशन से फॉर्मूला बना दो, बस। ठीक है, वहां हमने एक चीज पढ़ी थी कि करंट को कैसे मेजर करते हैं, करंट को एमीटर से। इन द सेम वे पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे मेजर करते हैं बेटा, वोल्ट मीटर से। वहां हमने एमीटर लगाया था सीरीज, यहाँ हम वोल्ट मीटर को लगा रहे हैं पैरेलल में। ठीक है, पैरेलल में, पैरेलल का क्या मतलब है अभी आगे भी पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे ये समझ लीजिए पैरेलल का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज ना हो, इसीलिए हम इस चीज को वोल्ट मीटर को क्या लगाते हैं बेटा, पैरेलल में। दूसरी चीज जो वहां पे रेजिस्टेंस थी वो क्या थी, लो, है ना। लो क्यों थी, ताकि करंट फ्लो करे। यहाँ पे हमें जब भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, हमें रेजिस्टेंस क्या रखनी है, हाई। रेजिस्टेंस हाई होगी ताकि ये जो वोल्ट मीटर है, ये जो है ना आपका इंस्ट्रूमेंट है, वो निग्लिजिबल करंट ले। ठीक है, वोल्ट मीटर नहीं हम चाहते कि बहुत सारा करंट ले, वोल्ट मीटर तो हम चाहते हैं निग्लिजिबल करंट ले। सो दैट इज वाई इट शुड हैव हाई रेजिस्टेंस। तो ये दोनों पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए कि वोल्ट मीटर क्या होना चाहिए, पैरेलल में। पैरेलल में क्यों होना चाहिए, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस चेंज ना हो, क्योंकि सीरीज में लगा देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा। रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए, हाई। पिछली बार भी बताया था, ऑब्स्ट्रक्शन, बहुत सारे पत्थर होने चाहिए ताकि करंट ना फ्लो कर पाए इस वोल्ट मीटर से, और इट कुड एबल टू टेक ओनली नेग्लिजिबल करंट। तो जो सर्किट का करंट है वो सेम रहे, है ना, जो मेजर कर रहे हैं। रेजिस्टेंस शुड बी हाई एंड इट टेक नेग्लिजिबल करंट फ्रॉम द सर्किट। क्लियर। तो वीडियो को पॉज करके इतना आप नोट डाउन कर लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। फिर आगे चलते हैं हम कि पोटेंशियल डिफरेंस, सर्किट डायग्राम है आपकी बुक में, तो आप सर्किट डायग्राम एक बार देख लीजिए। अगर उसमें कुछ डाउट रखता है तो आप लोग कमेंट्स में लिख दीजिएगा, सो आई विल टेक दैट सर्किट डायग्राम ऑल्सो, है ना, ऑल्दो यू आर मेकिंग इट फ्रॉम 6th 7th एंड 8th क्लासेस, राइट। तो चलते हैं हम आगे कि अब जो हमने दो क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी हैं, अब उसमें क्या रिलेशनशिप है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड योर करंट। ठीक है, डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में रिलेशनशिप शो किया, दैट इज डन बाय ओम, George Simon Ohm. So what he has given the law, he has made one law, very important law, बहुत पूछा जाता है, what is the statement of Ohm's law, define Ohm's law, right। तो आज हम आगे बढ़ते हैं कि Ohm's law ने क्या कहा। तो जो हमने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी है, इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, उन दोनों में रिलेशनशिप उसने शो किया। आपके बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया होगा, फिगर दी हुई है 12.1 पे,
है ना, शो किया हुआ ना एक्टिविटी 12.1। तो उन्होंने इस एक्टिविटी में क्या लिया बेटा, उन्होंने लिया एक सर्किट, ठीक है। सर्किट में उन्होंने एमीटर कनेक्ट किया, एमीटर देखोगे सीरीज में है और वोल्ट मीटर देखोगे तो किसमें है, पैरेलल में, ठीक है। एमीटर इज इन सीरीज, पॉजिटिव नेगेटिव लगाते हैं यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल। तो वो टर्मिनल्स क्या करते हैं, प्रैक्टिकली समझोगे, अगर कभी अटैच, कभी आपको लैब में जाने का चांस मिलता है तो यू कैन सी, है ना। तो हमेशा याद रखो ये सर्किट है, पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, लंबे वाली लाइन, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इसको पढ़ने से पहले सिंबल्स एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो दिस सिंबल ऑफ एमीटर, वोल्टमीटर एंड दिस इज योर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के इंस्ट्रूमेंट एमीटर वो हमेशा किसमें, सीरीज में, और वोल्टमीटर किसमें है, पैरेलल में। अब ओम्स ने क्या किया कि व्हाट ही हैज डन, फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज टेकन वन सेल, वही शो किया हुआ ना कि उसने सबसे पहले एक सेल लेके देखा इसकी वोल्टेज, दिस इज जस्ट एन अप्रॉक्सीमेट चार्ट, राइट। तो 1 वोल्ट लिया, बैटरी ली, सपोज उसकी जो पोटेंशियल था दैट वाज 1 वोल्ट। तो जब पोटेंशियल 1 वोल्ट था उसका, जब हमने एमीटर पे रीडिंग चेक की तो दैट वाज फाउंड टू बी 5 एम्पियर, ठीक है। फिर उसने 2 सेल उसमें इंसर्ट किए सर्किट में और फिर देखा तो जो करंट की रीडिंग आई वो 10 एम्पियर आई। फिर उसने ऐसे ही 3 सेल लिए, 3 सेल की जो वोल्टेज थी वो 3 वोल्ट थी और जो करंट आया वो 15 एम्पियर आया। तो उसने देखा कि जितना जितना वोल्टेज वो इंक्रीज करता जा रहा था उतना उतना उसका करंट भी इंक्रीज करता जा रहा था। But and he made a graph, so he found a straight line when he has done the same thing on graph. So he has taken V, that is potential difference, on this which axis, x axis, ये उसने x axis पे क्या लिया, V, और y axis पे उसने लिया I, ठीक है। तो what he found when he plotted the graph, he found a straight line, उसको क्या मिली, एक straight line। इससे क्या ओम ने क्या देखा कि जैसे जैसे वो सेल का नंबर इंक्रीज किया उसके हिसाब से उसकी वोल्टेज, उसने मतलब सेल के हिसाब से उसकी वोल्टेज तो चेंज हुई, उसी के हिसाब से करंट भी सेम वैल्यू से इंक्रीज हो रहा था। दैट इज व्हाई ही गॉट अ स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राफ व्हेन ही प्लॉटेड। तो उसने वाई वी जो ले लिया वो एक्स एक्सिस पे ले लिया, आई जो ले लिया वो वाई एक्सिस पे ले लिया, ये सेम होना चाहिए, ठीक है। तो उसका ग्राफ क्या है बेटा, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो जब v की वैल्यू चेंज कर रहा था उसी हिसाब से i की वैल्यू चेंज हो रही थी और सेम उसने फिर चेक किया v अपॉन आई। तो v अपॉन आई आप हर केस में देखेंगे तो उसको क्या मिला, सेम 1/5, यहाँ भी 1/5 हो जाएगा, 2/10 इज 1/5, 3/15 इज ऑल्सो 1/5। तो उसने क्या देखा, उसने क्या कहा एंड में, ओम्स के लॉ क्या कह रहा है कि v अपॉन आई की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट, इट विल नॉट चेंज, ठीक है। तो उसने ये फिगर देखोगे 12.1, देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड ऑल्सो, जस्ट गो थ्रू इट वंस, वो एक्टिविटी को एक बार पढ़ लीजिए। तो उसमें बेसिकली यही कहा हुआ है, ओम्स ने क्या किया, क्या देखा कि v की वैल्यू चेंज करने से i चेंज हो रहा है और v अपॉन आई जो है वो हमेशा और हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। v अपॉन आई कोई भी वैल्यूज आए उसके हिसाब से जब एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया, सो v अपॉन आई वाज फाउंड टू बी कांस्टेंट इन एवरी केस, राइट। तो यही उसका लॉ था, तो यही हम लिख देंगे। तो करंट फ्लोइंग थ्रू क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, ओम्स लॉ आता है आपको 2 मार्क्स में, ठीक है। स्टेटमेंट लिखने आता है फिर उसको आगे ग्राफ बनाने आता है। सो 2 मार्क्स में ओम्स लॉ क्या लिखेंगे, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, है ना, करंट कंडक्टर में तो फ्लो कर रहा है, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, current flowing through the conductor is always directly proportional to the potential difference, that V is directly proportional to I या I is directly proportional to V, आप कैसे भी लिख सकते हैं। तो V जो है वो हमेशा क्या रहेगा, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, I is directly proportional to V, that current flowing through the conductor will always remain parallel or same as that of is directly proportional to the potential difference। directly proportional, I hope you know कि जितना v का वैल्यू इंक्रीज होगा उसी हिसाब से i का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। अगर v का वैल्यू कम हो रहा है तो i का वैल्यू भी कम हो जाएगा। याद रखिए बात, ठीक है। ओम्स लॉ के साथ एक क्वेश्चन दे देता है, व्हाट विल हैपन टू द करंट इफ वोल्टेज इज डबल्ड, देन करंट विल आल्सो बिकम डबल। व्हाट विल हैपन इफ वोल्टेज इज सेट टू बी हाफ, ठीक है। तो ये याद रखनी है बात कि अगर वोल्टेज डबल किया तभी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कह रहे हैं, अगर वोल्टेज डबल हुआ तो आई भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर वोल्टेज हाफ किया तो आपका आई भी क्या हो जाएगा, आई भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। सो बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर एक फैक्टर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, अगर दूसरा इंक्रीज हो रहा है तो पहला भी इंक्रीज होगा, अगर एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी क्या होगा,
डिक्रीज होगा। तो ये दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ आ गया स्टेटमेंट? तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, जितना v चेंज हो रहा है उस अमाउंट से i चेंज हो रहा है। दूसरा टर्म इसका क्या बना, अगर हम इसको इधर ले जाएं तो v अपॉन आई वॉज ऑल्सो फाउंड टू बी कॉन्स्टेंट। ये भी हमने देखा उसी ग्राफ में, है ना। तो v अपॉन आई क्या है, कॉन्स्टेंट है। ठीक है, अब ओम ने इस कांस्टेंट को बेटा रिप्लेस कर दिया एक अनदर फिजिकल क्वांटिटी से जिसका नाम था रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जब भी हम करंट मेजर कर रहे हैं, वोल्टेज के साथ करंट मेजर कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी ऑब्स्ट्रक्शंस भी आ रही हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो में। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है बेटा कंडक्टर में, वो एटम से भी कोलाइड कर रहा है, आयन से भी कोलाइड कर रहा है, तो जो उसकी मूवमेंट को क्या कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, जो उसकी मूवमेंट को रोक रहे हैं, हिंडर कर रहे हैं, है ना। तो वो क्या कहलाएगा, हिंड्रेंस टू द करंट इज सेड टू बी रेजिस्टेंस। तो वो भी करंट को इफेक्ट करेगी, इसलिए ये फैक्टर भी कंसिडर करना इंपॉर्टेंट है कि रेजिस्टेंस कितनी है। तो हमें क्या बनाना है, रेजिस्टेंस को कम, अगर हम चाहते हैं हमारा जो करंट फ्लो है वो अच्छा हो, तो वो हमें रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि करंट ज्यादा फ्लो नहीं हो, तो हम रेजिस्टेंस को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। रेजिस्टेंस इज नथिंग बट एन ऑब्स्ट्रक्शन, हिंड्रेंस टू फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, तो ट्रैफिक है, या फिर कह लो कि एक रास्ता है बहुत उबड़ खाबड़ है, और या फिर जिसमें बहुत सारे रास्ते में चल रहे थे हम स्मूथली, करंट चल रहा था स्मूथली, और बहुत सारे पत्थर आ गए, है ना। तो वो क्या है, रेजिस्टेंस। इस पत्थर क्या है, तुम्हारे एटम्स, आयंस, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो को रोक रहे हैं, हिंडर कर रहे हैं। तो इसलिए ओम ने उसको भी कंसिडर किया और उसने कहा v अपॉन आई कांस्टेंट है, और वो जो कांस्टेंट है दैट इज ही हैज रिप्लेस दैट विद द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो उसने इसको क्या कंसिडर कर लिया, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या है, इट्स अ प्रॉपर्टी, या तो ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट लिख दो तो भी करेक्ट है। एक्चुअली द डेफिनेशन इज प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है बेटा, तो रेजिस्टेंस क्या है, प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। तो हमने कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी, इलेक्ट्रिक करंट, देन पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों में रिलेशनशिप दैट दे बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और वो एक कांस्टेंट के इक्वल है, v अपॉन आई इज ऑलवेज इक्वल टू वन कांस्टेंट दैट इज रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसको भी एक मेजर करने का तरीका है। तो इसमें रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा कौन से अल्फाबेट से, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं अल्फाबेट आर से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से, जो हमने यहाँ पे भी लिखा है। और ये डेफिनेशन हो गई। इसका मेजरमेंट का यूनिट क्या है, ठीक है, वोल्टेज का 1 वोल्ट, करंट का 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस का भी तो कुछ यूनिट होगा। तो रेजिस्टेंस का यूनिट हम लोग लिखते हैं बेटा ओम। रेजिस्टेंस का क्या यूनिट लिखा जाता है, ओम, OHM, ऐसे करके रेजिस्टेंस का यूनिट क्या बनाया जाता है, ओम। ठीक है, ओम, 1 ओम। अब जैसे हमने 1 वोल्ट डिफाइन किया, 1 एम्पियर डिफाइन किया, है ना, वैसे ही 1 ओम का डेफिनेशन भी बहुत पूछा जाता है। अगर आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला से डिफाइन करना है, वैसे ही सेम। ठीक है, सो हाउ विल यू डिफाइन 1 ओम, तो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। अगर बाई चांस कहीं भी डेफिनेशन नहीं लिख पाते हो तो ये जरूर एक्सप्रेशन लिख दो इन टर्म्स ऑफ योर फॉर्मूला, है ना। So 1 ohm is equal to 1 volt upon 1 ampere. So how will you define this? तो अब हम डिफाइन करते हैं इसको बेटा 1 ohm को। 1 ohm क्या हो गया, then 1 voltage, 1 volt potential difference is applied across the ends of a conductor and 1 ampere current flows through it, then resistance is said to be 1 ohm. समझ में आ गया, लिख लो इसको। When 1 voltage is applied across the, when 1 voltage potential difference is applied across the conductor, जब क्या कर रहे हैं हम 1 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं, तब क्या प्रोड्यूस हो रहा है, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द टर्मिनल। ठीक है, देन 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, एंड these condition will are applicable for resistance of the conductor that is said to be 1 ohm. ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, 1 ohm। 1 voltage potential difference applied across a conductor, 1 ampere current flows through it and that will produce a resistance that is 1 ohm। ठीक है, समझ गए, तो सेम डेफिनेशन विद द फॉर्मूला हमने उसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, समझ आ गई इतनी बात, चले आगे। ठीक है, आई होप द ओम्स लॉ इज क्लियर टू यू। ठीक है, तो v अपॉन आई इज इक्वल टू आर, v इज इक्वल टू आई आर, ये भी सेम है, या फिर I इज इक्वल टू योर, यस कमन, v अपॉन r। ऑल दीज 3 formulas are to be used in your numericals also। ठीक है, सो करंट का याद रखना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अभी जो आपको समझा के हटी हूँ,
तो फैक्टर्स अफेक्टिंग जो रेजिस्टेंस है वो हम ठीक है बेटा, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस जो है हम वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी 3 ये जो फॉर्मूला है इन पे एक न्यूमेरिकल होती हूँ, आप लोग लिख लीजिए एक न्यूमेरिकल। ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं सॉल्व आज। सर्किट हैज 24 वोल्ट बैटरी रेजिस्टेंस ऑफ 60 ओम, व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट। हमेशा हमेशा जब भी न्यूमेरिकल आ रहा है बार बार बोल रही हूँ क्या लिखना है, गिवन। ठीक है, सो गिवन क्या क्या आपको, वोल्टेज गिवन है 24 वोल्ट, आपको यूनिट से पता चल रहा है। रेजिस्टेंस गिवन है आपको 60 ओम्स, ऐसे करके लिखना है। क्या निकालना है आपको, करंट। इसी चीज का आपको बेटा आधा से 1 नंबर मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको पता है आर वी आई है, तो आपके लोग क्या रिलेशनशिप यूज करेंगे, विच लॉ इज टू बी यूज्ड, ओम्स लॉ। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। दिमाग में बैठा लो बच्चे, उल्टा पुल्टा फॉर्मूला लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू वी आर एंड ऑल दिस थिंग्स। तो ऑलवेज रिमेंबर, एक चीज याद रखो उसी से मॉडिफाई कर लो, बस ये फॉर्मूला याद रखो, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर याद है, और V अपॉन आई इज कॉन्स्टेंट अगर ओम्स लॉ पूछा जा रहा है। तो V इज इक्वल टू आई आर से उसके बाद मॉडिफाई करते रहो, जो निकालना है उससे निकालते रहो। V क्या आपका 24, I क्या आपका क्वेश्चन मार्क, I नीड्स टू बी कैलकुलेटेड, R क्या आपका 60। तो I निकालना है, क्या हो जाएगा 24 अपॉन 60 इज इक्वल टू I। करो कैलकुलेट, कितना आ जाएगा, गिव मी 1 मिनट क्विकली। तो 24 अपॉन 60 यस विल कम आउट टू बी 0.4। क्या यूनिट लगेगी, करंट है तो क्या यूनिट लग जाएगी, एम्पियर, 0.4 एम्पियर। ठीक है, वेरी इजी। ऐसे इसी से क्वेश्चन आ जाएंगे बहुत सारे, कभी आपको वोल्टेज निकालनी होगी, कभी आपको रेजिस्टेंस निकालनी होगी, 2 चीजें गिवन होगी, एक आप निकाल लेंगे। ठीक है, समझ आ गई। तो इस पे खूब सारे न्यूमेरिकल्स और भी बुक में होंगे, जो प्रैक्टिस कीजिए, एक्स्ट्रा बुक्स में होंगे न्यूमेरिकल्स, प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई न्यूमेरिकल समझ नहीं आ रहा, अगर सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए, सो विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल में। ठीक है, तो इतना आप लोग पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस करिए, खूब खूब अपना ख्याल रखिए। और अब फेस्टिव सीजन आ रहा है तो फेस्टिवल्स भी खूब सेलिब्रेट करेंगे, बट पढ़ाई को पीछे मत रखिए, आपके प्री बोर्ड हैं इस पर, तो पढ़ाई भी करिए और एंजॉय भी। ठीक है, थैंक यू सो मच, ओके, टेक केयर, बाय बाय।